हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे 16th में चलिए देखते हैं क्या है। एक तो संडे है आज, आप लोगों को टाइम भी मिल चुका है, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, बट लेक्चर ज़रूर सुनिए, नोट्स बनाइए, थोड़ा सा एंजॉय भी करिए, माइंड पे इतना प्रेशर भी मत लीजिए, ठीक है। एक तो हम देख रहे हैं कि अरेबियन सी पे साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाला है, तौते, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो जो नेम्स मेंटेन या अपडेट करता है वो कौन करता है, वो इंटरनेशनल कमिटी है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि नेम्स मेंटेन कौन करता है और नेम्स नेम कौन करता है, ये दोनों बातें अलग हैं। जो मेंटेन करता है या अपडेट करता है वो डब्ल्यूएमओ करता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जितने भी साइक्लोन्स या हुरिकेन्स या टाइफून्स जिनको हम कहते हैं, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम्स हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं जो बेसिकली बिटवीन ट्रॉपिक्स पड़ते हैं। कहीं जगह इसको हुरिकेन्स बोला जाता है, कहीं पे जैसे जापान साइड इसको टाइफून्स बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, ये आप ज्योग्राफी की जब आप बेसिक्स एनसीईआरटीज पढ़ेंगे उसमें यू विल कवर इट। और उसमें ये किसी भी एक तो पर्टिकुलर पर्सन पे या अल्फाबेटिकल में कुछ ऐसा नहीं होता है, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। याद रखिएगा कि एक तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे नाम नहीं होता है और कोई ऐसी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस की। और इनको नेम कौन करता है, ठीक है। नेम करते हैं इनको रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स। ये 6 के करीब हैं, सब जानने की ज़रूरत नहीं है। उनमें से जैसे हमारे इंडिया का है ना, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वन ऑफ दीज रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स है। वैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग उसके अपने अपने सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मॉनिटर करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर देयर रीजन्स, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर नेमिंग द साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स को नेम कौन कर रहा है? वो कर रहा है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स। और नेम्स को मेंटेन और अपडेट कौन करता है? वो डब्ल्यूएमओ करता है। ये दो बातें अलग अलग हैं। और ये दो तोते नाम दिया, ये म्यांमार ने दिया। बेसिकली आजकल ये चीज़ें नहीं पूछते हैं कि इसको किसने नाम दिया है या ये कहाँ आया है। बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रप्शंस मचाता है ना, जो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट कर देता है, उनका कभी कभार आ जाता है कि ये साइक्लोन किस साइड आया था। वो भी 10 साल में, या लगा के चलिए 15-20 साल में एक या दो क्वेश्चंस। 2008 से पहले एक ट्रेंड हुआ करता था, ये चीज़ें पूछ लेते थे। बट अब 12-13 सालों से ऐसा ट्रेंड नहीं है, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तोते जो है म्यांमार ने सजेस्ट की है, इसका मतलब वहाँ की गेको है। तोते का मतलब वहाँ पे गेको को तोता बोलते हैं। लिजर्ड होती है बेसिकली गेको। और आईएमडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस होते तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। आईएमडी जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में। ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो सारे मैटर्स को देखती है जो रिलेटेड टू मेटेरोलॉजी और एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें ये आ जाता है कि आईएमडी एक तो एस्टैब्लिश कब हुआ था। सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। वैसे ही वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का थोड़े फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, सॉरी प्रीलिम्स। मेंस में ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं होती कि आईएमडी का क्या एस्टैब्लिशमेंट हुई है, डब्ल्यूएमओ की क्या हुई है, वो मैं भी बताता हूँ मेंस में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। डब्ल्यूएमओ में जो एस्टैब्लिश हुआ था, ये 1950 में हुआ था। इसका अगर बेसिक देखा जाए तो ओरिजिनेट हुआ था ये इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। और इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अपनी रूट्स है, वियना इंटरनेशनल मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस हुई थी 1873 में, तब ये बना था। अब उसके बाद इसी का ओरिजिनेशन से ये बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए डब्ल्यूएमओ बना था, एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देखिए, क्योंकि आप 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, 2020 में इसको करीबन 70 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएमओ की, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि इंटरचेंजली यूज होता है नाम यूनेस्कैप, मतलब यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कई बार ये नाम आ जाता है, आपने कभी भी देखेंगे ना, तो कहीं पर डायरेक्ट डब्ल्यूएमओ को नहीं पूछा जाएगा। जैसे अभी हमने देखा, नेमिंग और अपडेटिंग कौन, वो अपडेटिंग कौन करता है? अपडेटिंग करता है डब्ल्यूएमओ। हो सकता है आपको डब्ल्यूएमओ की जगह नाम दे दिया जाए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो आपको याद होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को बल्कि मत कीजिएगा। जब आप ज्योग्राफी की बेसिक्स बुक्स पढ़ेंगे, तब आपको, अगर जब हमने जीएस प्रीलिम्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब हम आपको बता देंगे साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होते हैं। कोई डाउट अगर हो, देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछ लीजिएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत दिक्कत होती है डेली टू डेली, क्योंकि हमारे डेली एनालिसिस से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई उस क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा हो, पूरा नहीं समझ आ रहा है, वो अलग चीज़ है। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं।
हम आपको एक ओवरव्यू दे देंगे साइक्लोन्स होता क्या है, क्या नहीं होता है, कैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हवा ऊपर जाती है, हवा राइज़ होती है तो लो प्रेशर बन जाता है, तो आस-पास की जो हाई प्रेशर्स क्रिएट हो जाते हैं, वहाँ से हवा आनी शुरू हो जाती है। तो ये साइकिल चल जाती है, हाई से लो आती है, लो से ऊपर उठ जाती है और वो फिर उसके बाद क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट, क्योंकि जब हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट उसका कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो वहाँ पे वो क्लाउड्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, एक थंडर क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये मेंस में यही देखना है और वो आप अपनी बेसिक ज्योग्राफी बुक्स एनसीईआरटी में कवर करेंगे, तो इसको करंट अफेयर्स सेक्शन में कवर मत करिएगा। करंट अफेयर्स में सिर्फ वो ही रखिए जो करंट अफेयर्स के लिए है। एक पेज 1 पे केएन केस है, आईसीजे, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये टोटल हमने बहुत अच्छी तरह से 27 जनवरी के लेक्चर में एनालाइज किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सुन लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा-सा पेज 6 पे अल्फा का दे रखा था। थोड़ा-सा अल्फा का ना बैकग्राउंड देख लीजिए क्या है, क्या नहीं। डेली टू डेली अपडेट्स की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। एक मिलिटेंट आउटफिट है जो असम में ऑपरेट होता है। इनका मेन एम क्या है, ये करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट करना चाहते हैं ऑफ सोशलिस्ट असम विद एन आर्म्ड स्ट्रगल। ये फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड किया था परेश बरुआ ने इन 1979। ये इम्पोर्टेंट है। पहले इनके टाइज थे एनएससीएन के साथ। आपको पता होगा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, वहाँ भी एक वो चलती है। जैसे जिसके 2 पार्ट्स हो गए थे। एक तो आईएन हो गया था, एक खापलंग फंक्शन हो गया था, एक इसाक बुआ। देखिए एनएससीएन के भी अब 2 फैक्शंस हो चुके हैं। एनएससीएन आईएम मतलब इसाक मूविया, और एक हुआ है खपलंग फैक्शन। वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ऐसे तो आपको बहुत चीज़ें बल्कि हो जाएँगी। नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे ऐसे-ऐसे फ्रंट्स हैं, तो ऐसे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा और बहुत अभी अब नेसेसरी नहीं है आपको जानना, ठीक है? और इनका एक कच्चन इंडिपेंडेंट आर्मी के साथ भी है जो बर्मा बेस्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और इन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे 1990 में। और मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द अल्फा बाय द इंडियन आर्मी बिगेन इन 1990 और आज तक चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन करा था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इन 1990 अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ताकि और उनको नाम दे देता टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे ही कुछ और ग्रुप्स हैं वहाँ पे असम में, वो कौन से हैं? बोडो लिबरेशन टाइगर्स है, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है, यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सोलिडारिटी है। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, ज़रूरी नहीं याद ही रखना होगा इनको, लिख सकते हैं, ताकि जब आप क्या होता है रिवीजन करते हैं ना, गो थ्रू होते रहते हैं, तो आपकी नज़र में जो चीज़ पड़ती है ना, आपको कई बार याद आ जाती है पेपर में अटेम्प्ट करते टाइम। और फिर आपको पता है एएफएसपीए चलता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। स्पेशल पावर्स दी गई हैं इसमें मिलिट्री को, आर्म्ड फोर्सेस को बेस्टो की गई हैं स्पेशल पावर्स, ताकि वो ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में डील कर सकें। और ये कहाँ-कहाँ है एएफएसपीए? नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें, तो असम में, पूरे के पूरे असम में है, पूरे के पूरे नागालैंड में है, मणिपुर के काफ़ी हिस्से में, और कुछ एरियाज़ अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है? बाकी जगह से ये हट चुकी है। और इन असम एट द बिगिनिंग ऑफ 1992 मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे अगेंस्ट इन्होंने अल्फा। वो किया था ऑपरेशन राइनो और एंड ऑपरेशन बजरंग। असम राइफल्स को टास्क दिया गया है टू डील विद द इंसर्जेंट्स इन असम। असम में जितना भी कुछ चल रहा है, चाहे अल्फा से बात करनी है, चाहे किसी से करनी है, चाहे लड़ाई करनी है, जो भी करना है वो असम राइफल्स करती है, ठीक है? उस वक्त पेज 7 पे था नेशनल एयर करियर, उन्होंने अपना शुरू करा है जियोलाइट कार्गो फ्लाइट्स। तो इंपोर्ट कर रहे हैं जियोलाइट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू यूज इन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स। बेसिकली जियोलाइट होता क्या है? देखिए, मैंने आपको प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस बताया था टेक्नोलॉजी थर्ड मे के एनालिसिस में। इसको सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पीएसए टेक्नोलॉजी से ये उस जो हमने उसमें डिस्कस किया था, उसमें जो लाइनिंग करते हैं, बेड बनाते हैं, वो जियोलाइट का बेड बनाते हैं। पहले आप ये पीएसए टेक्नोलॉजी सुनिए थर्ड मे के एनालिसिस में, फिर आपको पता चलेगा जो बेड है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं। तो जियोलाइट का बेड बनाया जाता है ताकि जितनी भी ऑक्सीजन है उस बेड पे आ जाए, और बाकी सारी जितनी भी और एयर में गैसेज़ हैं वो इधर-उधर निकल जाएँ, और सिर्फ़ ऑक्सीजन हमारे पास रह जाए, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड में के एनालिसिस सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ज़ियोलाइट हम क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं? क्यों, क्या पीएसए टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एक पेज 9 पे था, चाइना का मार्स पे पहुँच ही गए अगले। चलिए देखते हैं क्या है। ये तियानवेन-1 मिशन है, इसका मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन। और चाइना ने ये लॉन्च किया था जुलाई लास्ट ईयर में। उसमें लैंडर भी था, रोवर भी था, और ये तियानवेन जो है ऑर्बिट में तो पहुंच गया था। इंपॉर्टेंट क्या है, तियानवेन-1 आपसे पूछा जा सकता है किसका है, तो नाम से तो आप लोग थोड़ा सा गेस कर लेंगे चाइना का है। कहाँ का है ये मिशन? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये मिशन कहाँ के लिए है? याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइम ये स्पेस में भी अपना स्पेस स्टेशंस बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है ये है मार्स के लिए। और 15 मई को इनका वो लैंडर डिसेंडेड सक्सेसफुली, और वो एक रोवर लेके गए साथ में, उसका नाम क्या है, ज़ुरोंग। ये इंपॉर्टेंट है, उसमें साथ में जो रोवर है जो वहाँ चलेगा उसका नाम है ज़ुरोंग। और अभी तक
मार्स पे सक्सेसफुल लैंडिंग कौन कौन कर चुके हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है सोवियत यूनियन और यूएस। ठीक है, और चाइना का ये पहला लॉन्च है नहीं, ऐसा नहीं है, उसने पहले भी लॉन्च करने की कोशिश की थी मार्स ऑर्बिटर अलॉन्ग विद रशिया, जिसमें वो फेल हो गया था, याद रखेगा। और 2019 में फोर्थ लूनर प्रोब, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, चेंगे 4 जो नाम है, याद रखिएगा चेंगे 4 आपको याद रखना है, ये लूनर प्रोब है इसका। तियानवेन 1 जो है वो इसका मार्स मिशन है। और चाइना का स्पेस स्टेशन हमने 10th मई का एनालिसिस देखा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सुन लीजिएगा प्लीज। तो चेंगे अगर आप पूछा जाएगा आपसे तो ये मून का मिशन है, तियानवेन पूछा जाए तो ये मार्स का मिशन है। हो सकता है आपको तीनों पूछ ली जाए और सामने मिस मैच करके दे दे मून, मार्स और स्पेस स्टेशन। तो याद रखिएगा ये तीनों आपको पता होने चाहिए, चेंगे इसका मून का है, तियानवेन इसका मार्स का है, और चाइना का स्पेस स्टेशन क्या है क्या नहीं वो सारा आप 10th में के एनालिसिस में सुन लीजिए। फिर उसके बाद पेज 9 पे था चिन्स का, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, कैरन नेशनल आर्मी, थोड़ा सा म्यांमार का पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा चिन्स हमने 24 फेब को देखा था क्या है क्या नहीं है। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, कैरन नेशनल आर्मी, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं जो कोई मिलिट्री आउटफिट्स बहुत ज़्यादा जिनके नाम चल रहे हो रिसेंट न्यूज़ में, या कोई ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स का नाम चल रहा हो, तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो 30 अप्रैल का आप एनालिसिस सुन सकते हैं। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी का मेरे ख्याल से कैरन का तो 30 अप्रैल है। कचिन का आई थिंक कोई और है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता देता हूँ कि आई थिंक मैं लिखना भूल गया, कचिन का और कैरन का अलग अलग एनालिसिस में हमने डाला था, तो आई लेट यू नो अभी कमेंट सेक्शन में क्या है क्या नहीं। उसके बाद एक साइंस पेज पर था एलिफेंट सील्स का, याद रखिएगा एलिफेंट सील्स आर नॉट एलिफेंट्स, थोड़ा सा याद रखिएगा। एलिफेंट सील्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। ये मेराइन मैमल्स हैं, पहले तो याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं एनिमल्स हैं क्या है क्या नहीं, ये मेरीन मैमल्स हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ये कौन से ग्रुप में पढ़ते हैं, पिनीपेडिया। और एलिफेंट सील्स आर कंसिडर्ड ट्रू सील्स, और किस फैमिली के अंदर आते हैं, ये फॉसिडे में आते हैं। अब फॉसिडे या इनको ट्रू सील्स क्यों कहा जाता है, देखिए याद रखिएगा ट्रू सील्स उनको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ट्रू सील्स किनको कहा जाता है, जिनके एक तो भारी कान नहीं होते, दे हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स एंड रिड्यूस्ड लिम्स, लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, जिनके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे हों और बाहरी कान ना हो, उनको ट्रू सील कहा जाता है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट एलिफेंट सील जो है ट्रू सील की जैसी दिखती है। और ये लिम्स छोटे होने की वजह से ये चीज़ें ना आपको बड़ी अजीब सी लगेंगी कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम यूपीएससी में, बट ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको डाउट हो तो लास्ट ईयर का 2020 का आप एलिफेंट पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपको हंसी आएगी कैसा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये चीज़ें आती हैं, हर दूसरे साल ये पूछ ली जाती हैं। तो छोटे लिम्स की वजह से ये बहुत ईजिली वाटर में मूव कर सकते हैं, मगर इस वजह से इनको लैंड पे चलना, क्योंकि लैंड पे भी चलते हैं और पानी में भी चलते हैं, लैंड पे चलने में थोड़ी सी मुसीबत आती है। याद रखिएगा मेल जो है इनकी हाइट जो है 4 मीटर तक चली जाती है, लेंथ इनकी 4 मीटर्स इन लेंथ, क्योंकि लेटे हुए होते हैं, ये खड़े नहीं लेटे हुए होते हैं, तो इसलिए लेंथ बोली जाएगी। 4 मीटर्स लेंथ होती है, वेट इनका 2000 kg तक जा सकता है। और फीमेल्स जो है वो 3 मीटर्स लेंथ में होती हैं और 590 kg तक ही पहुंच सकती हैं। तो ये याद रखिएगा कि इनका डिफरेंस कितना बड़ा है, कि मेल जो है वो 2000 किलो तक के बहुत ज़्यादा जाइंट होते हैं, और फीमेल्स मैक्सिमम 590 kg तक की होती हैं। मेल्स खाली फीड करते हैं कोस्टल वाटर्स में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अच्छी तरह याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। साइंस पेज पे एक स्किंक के बारे में था। स्किंक जो है ये एक रेप्टाइल फैमिली को बिलोंग करता है, और थोड़ा दो तीन बातें देखने वाली है कि एक तो ये डायर्नल है, डायर्नल का मतलब होता है जो डे में एक्टिव रहते हैं नाइट में सोते हैं, और यूजुअली सिक्रेटिव है। स्किंक्स जो है नॉन वेनमस है, मतलब इनके अंदर जहर नहीं है। ये स्नेक्स को रिजेंबल करते हैं इसी वजह से, और इन क्योंकि क्यों स्नेक्स को रिजेंबल करते हैं, एक तो इनकी लिम्स नहीं होती हैं, और होती हैं तो बहुत छोटी होती हैं, और जिस हिसाब से ज़मीन पे चलते हैं इस हिसाब से आदमी को लगता है सांप, और वो मार देते हैं इन बेचारे बेजुबान जानवरों को। तो याद रखिएगा स्किंक्स जो है वो रेप्टाइल फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे रिजेंबल स्नेक्स, दे आर नॉन वेनेमस। और स्किंक्स जो हैं ये किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे, टर्माइट्स, क्रिकेट्स, स्मॉल स्पाइडर्स, ठीक है। उसके बाद एक साइंस पेज पे म्यूकर माइकोसिस का सारा दे रखा था, वो हम 14th में के एनालिसिस में हम सुन चुके हैं। अब देखिए जो आप लोग जो सुनते आ रहे हैं, जिन्होंने चाहे लेट भी शुरू करा हो, अगर अप्रैल में भी शुरू करा है या मई में भी शुरू करा है, और जो पुराने लेक्चर सुनते आ रहे हैं, अब मैं अगर दोबारा म्यूकर माइकोसिस या सब कुछ एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो उनके लिए ये बहुत इनजस्टिस होगा, क्योंकि वो सोचेंगे सर हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, आप दोबारा दोबारा क्यों बता रहे हैं। तो इसी वजह से जो नए नए अब हमारे से जुड़ रहे हैं, कभी वो भी पुराने हो जाएंगे और वो भी ये कहेंगे कि सर पुराने लेक्चर्स बार बार डिस्कस मत करा करिए, जिनको प्रॉब्लम है आप उनको सिर्फ डेट्स दे दीजिए, ताकि जो नए आ रहे हैं वो डेट पे जाके सुन सकें। इसलिए हम डेट दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है ना कि डेट्स बहुत ज़्यादा दे दी हैं, तो इसलिए उनको इन प्रेजेंट लेक्चर्स में नहीं डिस्कस किया जाता, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो पुराने लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
ठीक है? तो इस वजह से उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता, बार-बार अननेसेसरी बड़ा नहीं किया जाता लेक्चर को, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर संडे।